नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मगध राजवंश का उत्कर्ष। मगध पर जितने भी वंश स्थापित हुए सबको पढ़ेंगे हम पूरी डिटेल के साथ। इससे पहले जो हम अपनी वीडियो में पढ़ चुके हैं 16 महाजनपद के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि 16 महाजनपद में कितने राजतंत्र थे, कितने गणतंत्र थे और 16 महाजनपद का पूरा कहां तक विस्तार रहा। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार पिछली वीडियो देखो। अब शुरू कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ, मगध का उत्कर्ष। मगध को जिसे हम जानते हैं मगध, आपको ये याद रखना कि प्राचीन समय में इसका क्या नाम था। तो प्राचीन समय में इसका नाम कीकट था। किस नाम से जानते थे मगध को? तो बताना। मगध को कीकट के नाम से जाना जाता था। ये मगध का उससे भी प्राचीन नाम है जो हमारे एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मगध पर राजवंश के साथ कि मगध पर सबसे प्राचीन वंश कौन सा था। तो बताया जाता है मगध पर सबसे प्राचीन वंश था बृहदत्त वंश। मगध पर सबसे प्राचीन वंश था बृहदत्त वंश और इसकी राजधानी थी गिरिब्रज। ठीक है, और इसी बृहदत्त वंश का जो संस्थापक बताया गया है बृहदत्त ही बताया गया है, जबकि इस वंश का सबसे अंतिम शासक जो बताया गया है रिपुंजय को बताया गया है। किसे बताया गया है? तो बताना, रिपुंजय को बताया गया है। इसके बारे में बस इतने ही प्रमाण मिलते हैं। सबसे प्राचीन वंश माना जाता है मगध पर बृहदत्त वंश, लेकिन जो प्रमाणित रूप मिलते हैं वो मिलते हैं हमें हर्यक वंश से, और यहीं से ही हमारा इतिहास शुरू होता है हर्यक वंश से, जो व्यवस्थित रूप से देखने को मिलता है। तो देखते हैं सभी वंश और उनके संस्थापक और जो हमारा राजधानी दी गई है। उसके बाद पढ़ेंगे एक एक को विस्तार पूर्वक। पहले याद रखना, अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन वंश तो बृहदत्त, इसकी राजधानी क्या थी? तो बताना गिरिब्रज थी। अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बृहदत्त वंश की राजधानी क्या थी, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मगध की सबसे पहली राजधानी क्या थी। तो मगध की सबसे पहली राजधानी बताना गिरिब्रज थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा वंश जो आया हमारा व्यवस्थित रूप से आता है हर्यक वंश। ठीक है, इसका संस्थापक किसे बोला गया है? बिंबिसार को बोला गया है। और राजधानी क्या थी जो बिंबिसार द्वारा बनाई गई है? तो बताना, गिरिब्रज के स्थान पर राजगृह का निर्माण करता है और इसे राजधानी भी बनाता है। तो राजगृह का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया है? बताना, बिंबिसार द्वारा ही किया गया है। और भारतीय इतिहास का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला व्यक्ति है बिंबिसार। कितने वर्ष? 52 वर्ष, जो अकबर से भी ज्यादा रहा। ठीक है, भारतीय इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल है बिंबिसार का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हर्यक वंश के बाद जो वंश आता है उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, जिसका संस्थापक कौन था? शिशुनाग। और राजधानी क्या थी इसकी? वैशाली इनकी राजधानी होती है, बाद में पाटलिपुत्र हो जाती है, लेकिन प्रारंभ में क्या है? वैशाली है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आता है शिशुनाग के बाद आता है नंद वंश, जो प्रथम गैर क्षत्रिय वंश बताया जाता है। कौन सा वंश? नंद वंश। इसका संस्थापक कौन था? तो बताना, इसका संस्थापक महापद्म नंद था और इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, पाटलिपुत्र के बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि उदयन द्वारा इसका निर्माण किया गया। उदयन द्वारा ही ये राजधानी बनाई गई थी गंगा और सोन नदी के संगम पर। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे पूरा हर्यक वंश। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला वंश जो दिया गया हमारा मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था और राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, इन्हीं पढ़ेंगे हम विस्तार से, आपको समझना है क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर वंश का संस्थापक और उसकी राजधानी। तो शुरू करते हैं अपने पहले वंश के साथ। जो हमारा पहला वंश दिया गया है मगध पर, हर्यक वंश। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आपको यह याद रखना है कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोला गया है। ठीक है, किसके आधार पर बोला गया? तो बताना, बौद्ध ग्रंथों के आधार पर बोला गया है, ना कि जैन ग्रंथों के आधार पर। तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोला गया है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। ठीक है, ना कि जैन ग्रंथ के अनुसार, क्योंकि जैन ग्रंथ के अनुसार हर्यक वंश को पितृहंता वंश नहीं माना जाता है। आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हर्यक वंश में जो हमारा पहला शासक होगा बिंबिसार, उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु जिसे कुणिक के नाम से जाना जाता है, उसके बाद उदयन, और उदयन के बाद नागदशक जो हर्यक वंश का
अंतिम शासक होगा। तो शुरू कर लेते हैं पहले पॉइंट में बिंबिसार के साथ। बिंबिसार जो चित्र में दर्शाया गया है ये गौतम बुद्ध से बात करता हुआ दर्शाया गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध इनके समकालीन थे। अब बात करते हैं बिंबिसार के बारे में, जो बेसिक जानकारी जहां से क्वेश्चन बनते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को कहा जाता है। कार्यकाल क्या है तो याद रखना 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व इनका कार्य रहा है। और भारतीय इतिहास में जितने भी शासक हुए हैं, ठीक है, चाहे वो आपका मध्यकालीन भारत हो या प्राचीन भारत हो, तो पूरे भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? बिंबिसार का रहा। इनका जो कार्यकाल रहा 51-52 वर्षों का रहा। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा तो बताना बिंबिसार का। जबकि अकबर का कार्यकाल भी इनसे छोटा रहता है, उसका कार्यकाल 49 वर्ष रहता है। ठीक है, जबकि बिंबिसार का कार्यकाल कितना बताया गया है? 51-52 वर्ष तक बिंबिसार का कार्यकाल रहा। तो याद रखना भारतीय इतिहास में सबसे अधिक समय तक शासक पर रहने वाला या शासक बनने वाला कौन था? बिंबिसार था। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजधानी। राजधानी क्या है? राजगृह, क्योंकि जिस समय इनकी प्रारंभिक राजधानी होती है गिरिब्रज, गिरिब्रज राजधानी होती है। ये बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट जाती है। तो उसके बाद बिंबिसार नई राजधानी बनाता है राजगृह को। ठीक है, तो याद रखना बिंबिसार की राजधानी क्या है? राजगृह। उसके बाद बात कर लेते हैं धर्म के बारे में। धर्म क्या है? बौद्ध। लेकिन ये दोनों धर्म का अनुयायी था, बौद्ध का भी और जैन भी। ये बाद में जैन धर्म को अपना लेता है। ठीक है, तो याद रखना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए धर्म क्या था तो हमें बौद्ध ही लगाना है। हमारे एग्जाम में बौद्ध इसका आंसर माना जाता है। उसके बाद देखते हैं इसके बारे में कि बिंबिसार महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपना एक राजवैद्य भेजता है जिसका नाम क्या है? जीवक। तो जीवक कौन था? आपको याद रखना है, ये बिंबिसार का राजवैद्य था जो महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा जाता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसके कार्य जो दिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है यहां से। और ये क्या है? पहला कुशल प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने वाला पहला इतिहास का शासक है बिंबिसार। उसके बाद नेक्स्ट विदेशी नीति अपनाने वाला या विदेशी नीति के आधार पर कार्य करने वाला पहला आ जाता है बिंबिसार। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है, जो भी हमारे 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपद का अंग पहला क्षेत्र है जिसे मगध में मिलाया गया था। तो 16 महाजनपद का पहला क्षेत्र जो मगध में मिलाया गया था अंग था, और किसके द्वारा मिलाया गया था? ये बिंबिसार द्वारा ही मिलाया गया था। ठीक है, अंग राज्य को जीतकर मगध में मिलाया गया और उसके बाद अंग का नेतृत्व या अंग का उपराजा किसे बना देता? अपने पुत्र को बना देता, अजातशत्रु को। ठीक है, तो याद रखना कि 16 महाजनपद का पहला क्षेत्र जो मगध क्षेत्र में मिला था बताना अंग। उसके बाद देखते नेक्स्ट अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए इसने अपना जो राजवैद्य था जीवक को भेजा था। तो जीवक को दो जगह भेजा है, एक तो याद रखना महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए, और उसके बाद अवंती का जो राजा होता है प्रद्योत के इलाज के लिए। ठीक है, जीवक से क्वेश्चन बनते हैं। जीवक किसका राजवैद्य था बताना? बिंबिसार का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बिंबिसार के बारे में जो जानकारी दी गई है। बिंबिसार के बारे में जो जानकारी दी गई है कि यह भारतीय इतिहास का पहला व्यक्ति होता है जो वैवाहिक संबंध से अपना राज्य विस्तार करता है, अर्थात विवाह करने के बाद ये उसका साम्राज्य विस्तार करता है। ठीक है, तो वैवाहिक रूप से साम्राज्य विस्तार करने वाला पहला शासक कौन है? बिंबिसार। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट और याद रखना है, इसे सेनिया भी बोला गया है क्योंकि भारतीय इतिहास में स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक कौन है? तो बिंबिसार होगा। ठीक है, तो स्थायी सेना रखने वाला बिंबिसार, इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? सेनिया बोला जाता है। अब देखते हैं जो वैवाहिक संबंध के आधार पर साम्राज्य विस्तार किए गए हैं। पहला साम्राज्य विस्तार जो करता है कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह कर साम्राज्य विस्तार करता है। उसके बाद नेक्स्ट वैशाली के चेटक की पुत्री जिसका नाम है चेलना, इससे विवाह करता है। चेलना कौन थी? तो महावीर स्वामी की मुमेरी बहन थी, और इसके बाद यह जैन धर्म का अनुयायी बन जाता है। तो बिंबिसार पहले बौद्ध का अनुयायी था, बाद में
जैन धर्म का अनुयायी, तो दोनों का अनुयायी ये बन जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह करता है। उसके बाद चेलना के कहने पर जैन धर्म स्वीकार कर लेता है। ठीक है, जबकि हमने क्या पढ़ा था कि किसका अनुयायी था, बौद्ध धर्म का। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जैन धर्म किसके कहने पर अपनाता है, तो याद रखना चेलना के कहने पर ये जैन धर्म स्वीकार करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बिंबिसार के बारे में जो दिया गया है। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, व्यक्ति का नाम याद रखना, दर्शक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो बिंबिसार द्वारा किसे अपना उत्तराधिकारी बताया गया था, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, दर्शक द्वारा बताया गया था। परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठा। जबकि बिंबिसार द्वारा किसे बनाया गया था, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, दर्शक को बनाया गया। जबकि अजातशत्रु स्वयं गद्दी पर आना चाहता था और ये अपने पिता की हत्या कर देता है, खुद गद्दी पर बैठता, ऐसा बताया गया बौद्ध धर्म के अनुसार। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो जो आगे दिया गया है, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई थी। जबकि अजातशत्रु खुद अपने पिता की करता है, अजातशत्रु का बेटा अजातशत्रु की हत्या कर देता। इसी कारण बौद्ध धर्म के अनुसार हर्यक वंश को क्या बोला गया, पितृहंता वंश बोला गया है। अब हमारे एग्जाम में अगर पूछा जाए पितृहंता वंश किसे बोला गया है, तो हमें बताना है हर्यक वंश को। ठीक है, जबकि किसके अनुसार है, तो बौद्ध धर्म के अनुसार है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है अजातशत्रु के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन बनते हैं। पहला पॉइंट क्या है, देखो इसके बारे में देखते हैं। 493 ईसा पूर्व पिता की हत्या कर मगध का राजा बन जाता है। कब बनता है मगध की गद्दी पे, कब बैठा, तो याद रखना 493 ईसा पूर्व। बचपन का नाम कुणिक था, माता का नाम महाकोसला। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। और इसी के समय, इसी के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व बौद्ध समिति कराई जाती है। कहां पर, पहली राजगृह में, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, महाकश्यप। तो बौद्ध धर्म की पहली समिति किसके शासनकाल में हुई थी, बताना, हर्यक शासक अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, इनके एक मंत्री होते हैं, मंत्री का नाम याद रखना, वत्सकर, जिनकी सहायता से ये वैशाली को जीत लेता है और मगध क्षेत्र में मिलाता है। तो वैशाली को मगध क्षेत्र में मिलाने वाला कौन है, बताना, अजातशत्रु। जबकि इनके पिता द्वारा क्या मिलाया गया था, अंग को मिलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो पॉइंट दिया गया है। 461 ईसा पूर्व पुत्र उदयन द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अजातशत्रु की पत्नी का नाम क्या है, तो पत्नी का नाम याद रखना, बाजीरा इसकी पत्नी का नाम है। बाजीरा कौन थी, तो बताना, प्रसन्नजीत की पुत्री थी, जिसे प्रसन्नजीत को ये एक युद्ध में हरा देता है और उसके बाद इनकी पुत्री बाजीरा से विवाह कर लेता है और दहेज के रूप में कौन सा क्षेत्र लेता है, काशी को दहेज के रूप में लेता है। तो ये याद रखना, अजातशत्रु ने काशी क्षेत्र को मिलाया है, काशी, और दूसरा वैशाली। तो इसके द्वारा दो क्षेत्र मिलाए गए हैं, दोनों इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना, दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है, महाशिला कंटक और रथमूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया जाता था अजातशत्रु द्वारा। जैसे हम अपने इतिहास में पढ़ते हैं कि भारतीय इतिहास में गोला बारूद का प्रयोग करने वाला पहला शासक बाबर। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया यूपी पुलिस के पेपर में, एसआई के पेपर में, महाशिला कंटक और रथमूसल का प्रयोग करने वाला भारतीय शासक, तो बताना अजातशत्रु। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, उससे अलग एक पॉइंट याद रखना अजातशत्रु के बारे में कि अजातशत्रु ने राजगृह में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया था। तो ये याद रखना कि राजगृह में एक विशाल स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, बताना, अजातशत्रु द्वारा कराया गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसका पुत्र दिया गया है उदयन। उदयन के बारे में देखते हैं। पहले तो ये याद रखना कि उदयन अपने पिता के शासनकाल में एक क्षेत्र होता है चंपा, चंपा का गवर्नर था। ठीक है, तो उदयन अजातशत्रु के शासनकाल में कहां का नेतृत्व करता था, तो बताना, चंपा का करता था, और चंपा का क्या था, गवर्नर था।
ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 441 में पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की राजगद्दी पर बैठा उदयन। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो पूछा जाता है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उदयन द्वारा की गई थी। और पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? यह भी उदयन द्वारा ही बनाया गया था। उसके बाद दिया गया है पाटलिपुत्र का पुराना नाम। आधुनिक नाम तो सभी को पता है कि पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम पटना है, लेकिन यहां पूछा गया है कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखना कुसुमपुरा था, जो किसके संगम पर आता था? गंगा, गंडक और सोन नदी के, ठीक है, किनारे पर। अब यहां पर 3 नदियां दे दी गई हैं, तो आपको याद रखना, अगर पूछा जाए पाटलिपुत्र या पटना तो बताना गंगा और सोन नदी के संगम पर है, जबकि इसके दक्षिण से निकल कर जाती है गंडक नदी। ठीक है, तो इसी कारण 3 नदियों के किनारे पर बता दिया गया है पाटलिपुत्र। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? ये जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन के 3 पुत्र थे, देख लेते हैं जो पुत्र हैं। पहला अनिरुद्ध, उसके बाद मुंडा और उसके बाद लास्ट नागदशक। ठीक है, और यही नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक बनता है। ठीक है, अब देखते हैं अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या इसके मंत्री शिशुनाग द्वारा कर दी गई और मगध पर दूसरा व्यवस्थित रूप से वंश शिशुनाग वंश स्थापित किया। तो आपको यह याद रखना है कि शिशुनाग वंश जो आया है, किस वंश को पतन करके आया है, किस वंश का पतन करके आया है, इंपोर्टेंट है। किसके बाद कौन सा वंश आया और किस वंश के शासक ने किस वंश को समाप्त किया है, इस तरह से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना शिशुनाग वंश किसकी हत्या करके बनता है? तो बताना नागदशक। अब नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अब देख लेते हैं जो दिया गया है शिशुनाग वंश या नाग वंश, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि किस वंश के बाद आया। तो बताना हर्यक वंश के बाद आया था कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। कार्यकाल दिया गया है 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। संस्थापक की बात कर लेते हैं, तो संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। और यह हर्यक शासक नागदशक के यहां अमात्य पद पर था, जो आपका गवर्नर या राज्यपाल भी बोला जा सकता है। उसके बाद राजधानी क्या होती है शिशुनाग वंश की? तो राजधानी पूछी जाए तो बताना वैशाली, जबकि बाद में परिवर्तन होकर क्या हो जाती है? पाटलिपुत्र हो जाती है। तो प्रारंभिक राजधानी पूछी जाए तो बताना वैशाली ही थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अवंती के प्रद्योत को हराकर इसने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो याद रखना कि अवंती को मगध साम्राज्य में किसके द्वारा मिलाया गया है? बताना शिशुनाग द्वारा। शिशुनाग वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक या सबसे शक्तिशाली शासक जिसे बताया गया है, बताना कालाशोक था, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, पहले तो राजधानी परिवर्तन कर दी गई, और उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, बौद्ध धर्म की दूसरी समिति कराई जाती है इसी के समय। कब? 383 ईसा पूर्व। कहां की जाती है? तो बताना वैशाली में की जाती है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अध्यक्षता की जाती है सुबाकामी या सबाकामी द्वारा। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्धन होता है, जिसकी हत्या महापद्म द्वारा कर दी जाती है और मगध पर नया वंश स्थापित किया जाता है, नंद वंश, जिसे क्या बोला जाता है? पहला गैर क्षत्रिय वंश। तो पहला गैर क्षत्रिय वंश जो बनेगा नंद वंश बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश के बारे में पढ़ते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। ठीक है, इसे ही संस्थापक माना गया है। अब देख लेते हैं कि महापद्म नंद शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर नया वंश स्थापित करता है, नंद वंश, जिसे क्या बोला गया है? प्रथम गैर क्षत्रिय वंश। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, महापद्म नंद के समकालीन व्यक्ति आते हैं पाणिनि, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक आती है अष्टाध्यायी। ठीक है, और अष्टाध्यायी को क्या बोलते हैं? व्याकरण पर आधारित पहला ग्रंथ। तो व्याकरण पर आधारित पहला ग्रंथ याद रखना है अष्टाध्यायी। पूछा जाए अष्टाध्यायी कौन सी भाषा में है? तो बताना इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। और पाणिनि को क्या बोला जाता है? संस्कृत
व्याकरण का पिता बोला गया है। तो संस्कृत व्याकरण का पिता किसे बोला गया? पाणिनि। पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। किस भाषा में? संस्कृत। सब क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि पाणिनि के द्वारा महाजनपदों की संख्या कितनी बनाई गई थी? तो इनके द्वारा बताई गई थी 22 महाजनपद है, जबकि महाजनपद वास्तविक रूप से कितने थे? 16। जबकि पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 22 का मिलता है, आपको याद रखना। और पाणिनि किसके समकालीन थे? तो महापद्मनंद के समकालीन थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट महापद्मनंद के बारे में जो जानकारी दी गई है। पहला क्या है? उग्रसेन बोला गया है, भयानक सेना रखने के कारण, अर्थात बहुत विशाल सेना रखने के कारण इन्हें क्या बोला गया? उग्रसेन। कहां बोला गया? पाली ग्रंथों। जबकि परशुराम का दूसरा अवतार या द्वितीय परशुराम किसे बोला गया? महापद्मनंद। उसके बाद एक राठ और एक छत्रक दोनों कहां बोला गया? पुराणों में। सर्व क्षत्रिय हंतक, अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे बोला गया? महापद्मनंद। बहुत महत्वपूर्ण उपाधियां हैं इसकी, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना। उसके बाद महापद्मनंद के बारे में अन्य जो जानकारी आपको याद रखनी है कि मगध का पहला शासक जिसने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, तो याद रखना मगध का पहला शासक जिसने कलिंग पर आक्रमण किया महापद्मनंद है। और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद यहां पर नहर का निर्माण कराता है। तो कलिंग में नहर का निर्माण कराने वाला पहला शासक क्या नाम? महापद्मनंद। कलिंग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक महापद्मनंद। और इन सब की जानकारी, कलिंग के आक्रमण और नहर के निर्माण की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो याद रखना एक अभिलेख आता है हाथी गुफा अभिलेख, जो किसका है? खारवेल का अभिलेख था। खारवेल जो जैन धर्म का अनुयायी होता है। ठीक है, अब देखो पॉइंट जो आपको याद रखना है कि कलिंग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक महापद्मनंद, और किसका निर्माण करता है? नहर का। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाने वाला, ठीक है, कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाने वाला शासक है तो होगा आपका अशोक, सम्राट अशोक। ठीक है, क्योंकि महापद्मनंद आक्रमण करता है बस, अपने साम्राज्य में नहीं मिलाता, साम्राज्य में मिलाने वाला आएगा अशोक। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। उससे अलग जो आपको याद रखना है महापद्मनंद के बारे में कि महापद्मनंद ने अपने समय में सबसे विशाल साम्राज्य बनाया। सबसे विशाल राज्य किसका था? तो बताना महापद्मनंद। कितना विशाल था? इतना विशाल क्षेत्र था इसका कि इसके क्षेत्र की सीमाएं गंगा नदी के पार जा चुकी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस शासक के साम्राज्य की सीमा गंगा नदी के पार गई थी? तो बताना महापद्मनंद। और इससे अलग जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला पहला मगध शासक और गंगा नदी को पार करने वाला पहला मगध शासक दोनों आएगा महापद्मनंद। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत को पार कर जाता है क्योंकि 16 महाजनपदों में जितने क्षेत्र थे सब विंध्याचल पर्वत के ऊपर थे। सिर्फ एक क्षेत्र नीचे आता था जिसका नाम है अस्मक। कौन सा क्षेत्र था? अस्मक, जो कौन सी नदी के किनारे था? गोदावरी नदी के किनारे। 16 महाजनपद में आपने पढ़ा होगा। और ये महापद्मनंद उस क्षेत्र को भी जीत लेता है। तो विंध्याचल पर्वत के पार जाने वाला, ठीक है, अस्मक को अपने क्षेत्र में मिलाने वाला या गंगा नदी के पार सीमा ले जाने वाला पहला शासक कौन है आपका? मगध साम्राज्य का। तो बताना महापद्मनंद है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं महापद्मनंद से। इससे अलग जो आपको याद रखना है महापद्मनंद के बारे में, पहले तो ये याद रखना है अस्मक जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था कर्नाटक में, उसके बाद कुरु, कौशल और आपके पांचाल, इन क्षेत्रों को, सब क्षेत्रों को जीतने वाला शासक कौन है? महापद्मनंद। ठीक है, तो महापद्मनंद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो दिया गया है, महापद्मनंद और घनानंद के बीच में 8 शासक आते हैं लेकिन सब अयोग्य निकले, और बाद में आता नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना अग्रमीज के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाती है कि सिकंदर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो घनानंद के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व, ठीक है, इसके शासनकाल में ही हुआ था। और ये अपने साम्राज्य को छोड़कर भाग जाता है। जब सिकंदर आक्रमण करता है घनानंद के शासनकाल में, तो घनानंद को पता चलता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, वो घनानंद को पहले ही बता देते हैं कि एक बहुत विशाल आक्रमण होने वाला है। तो घनानंद क्या होता है, उनकी बेइज्जती करता है, इंसल्ट करता है और उन्हें अपने साम्राज्य से धक्का मारकर निकाल देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा बहुत बड़ा साम्राज्य है। ठीक है, उसके बाद सिकंदर का जब पता चलता है आक्रमण होने वाला है और बहुत विशाल आक्रमण होता है, तो ये अपने साम्राज्य को छोड़कर भाग जाता है। सही है, और ये चाणक्य को अपने साम्राज्य से धक्का देकर निकालता है, जिस कारण चाणक्य का सबसे प्रिय शिष्य जिसे जानते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु का बदला लेता है और घनानंद की क्या कर देता है, हत्या कर देता है और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को समाप्त कर देता है। ठीक है, और नया वंश बनाता है घनानंद के बाद, जो नया वंश आता है मौर्य वंश। ठीक है, तो ये याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे मारा था, तो बताना घनानंद को क्यों मारा था, अपने गुरु के कारण मारा था। सही, और घनानंद के शासनकाल में आक्रमण होता है सिकंदर का। कब होता है ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद घनानंद किस धर्म का अनुयायी था, तो बताना जैन धर्म का अनुयायी था। और इसके समय दो व्यक्ति जो जैन अमात्य हुआ करते थे, व्यक्ति का नाम याद रखना, सकताल और स्थूलभद्र, इसके ही शासनकाल से संबंधित है घनानंद। सही है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट घनानंद के शासनकाल में किसका आक्रमण होता है, सिकंदर का आक्रमण होता है। अब सिकंदर के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एक बार देख लेते हैं। सिकंदर महान के बारे में पढ़ना है पूरा डिटेल में। पहले उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए, तो सिकंदर से पहले भारत पर आक्रमण हो चुके हैं, उसी को हमें देखना है। देखो आक्रमण का क्रम दिया गया है। पहला जो आक्रमण होता है तो बताना ईरानियों द्वारा या फारसी द्वारा, या वंश का नाम आ जाएगा हकामनी वंश। ठीक है, उसके बाद कौन करते हैं, ईरानियों के बाद यूनानी जो स्वयं सिकंदर करता है, उसके बाद हिंदू यूनानी, उसके बाद आते हैं शक, उसके बाद पहलव और लास्ट में आते हैं कुषाण। युद्ध का क्रम पूछा जाता है, आपको क्रम याद रखना है, इसी क्रम में ये आते हैं जो इनका क्रम दिया गया है। अब देख लेते हैं सिकंदर के आक्रमण से पहले की कुछ जानकारी जो दी गई है। भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया है, आपको याद रखना है। और आक्रमण करने वाला पहला ईरानी व्यक्ति कौन है, तो व्यक्ति का नाम याद रखना डेरियस प्रथम है। किस वंश का था, तो वंश का नाम याद रखना हकामनी वंश का था। ठीक है, जब यह आक्रमण करता है डेरियस, तो कौन से क्षेत्रों को जीत लेता है, तो बताना गांधार और कंबोज, जो 16 महाजनपद के वो क्षेत्र जो पाकिस्तान में थे, या 16 महाजनपद के वो क्षेत्र जो उत्तर भारत में थे, उन दोनों क्षेत्रों को जीत लेता है गांधार और कंबोज को डेरियस प्रथम। किस वंश का था, वंश का नाम भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईरानियों के बाद जो आक्रमण होता है यूनानियों का, सिकंदर का आक्रमण होता है। तो भारत पर सिकंदर आक्रमण करने से पहले आपस में यूनानी और ईरानियों के मध्य एक युद्ध होता है, जिसे क्या कहते हैं, गोगा माला का युद्ध या उरुबेला का युद्ध। कब हुआ था, 331 ईसा पूर्व हुआ था। और इसमें क्या होता है, डेरियस और सिकंदर के बीच होता है, और जिसमें किसकी विजय होती है, तो बताना यूनानियों की विजय होती है और ईरानी हार जाते हैं। और इससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि अब सिकंदर व्यवस्थित रूप से भारत पर आक्रमण कर सकता है। ठीक है, और जब सिकंदर आक्रमण करता है तो ये पूछा जाता है कि ये भारत आया था तो किस दर्रे से आया था। ठीक है, तो सिकंदर जब भारत आता है किस दर्रे से आता है, तो दर्रे का नाम आता है खैबर दर्रे से ये आया था। कौन से दर्रे से आया था, तो बताना सिकंदर भारत खैबर दर्रे से आया था। और सिकंदर जब खैबर दर्रे से आता है तो व्यवस्थित रूप से अपनी पूरी सेना, विशाल सेना को लाता है, क्योंकि उसका तो मेन उद्देश्य था पूरे विश्व को जीतना। ठीक है, पूरे विश्व को जीतने का पहला जो लक्ष्य बनाता है, कौन बनाता है, सिकंदर द्वारा ही बनाया जाता है। उसके बाद जब हम अपना इतिहास पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी वो द्वितीय सिकंदर की उपाधि लेता है कि मैं भी सिकंदर के जैसा
अपना विशाल साम्राज्य बनाना चाहता हूं और मैं भी पूरी दुनिया को जीतना चाहता हूं। ठीक है, तो याद रखना सिकंदर कौन से दर्रे से आया था? खैबर दर्रे से आता है। सही है। उसके बाद जब सिकंदर भारत आता है तो सिकंदर का युद्ध होते हैं कुछ महत्वपूर्ण। उससे पहले सिकंदर के बारे में जो कुछ जानकारी है हम एक बार देख लेते हैं। सिकंदर का जन्म कब हुआ तो बताना। 556 ईसा पूर्व। कहां हुआ? मकदूनिया में। ठीक। उसके बाद इनके पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर का उपनाम या सिकंदर का वास्तविक नाम तो बताना अलेक्जेंडर द ग्रेट या अलेक्जेंडर तृतीय। ऑप्शन में आता अलेक्जेंडर प्रथम, अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर तृतीय। सिकंदर का वास्तविक नाम तो बताना अलेक्जेंडर तृतीय था। ठीक है, क्या नाम है? वास्तविक अलेक्जेंडर तृतीय। उसके बाद भारत पर आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व और शासक कौन होता है उस समय? घनानंद। वापस कब जाता है? 325 ईसा पूर्व। भारत कितने महीने रहा तो बताना सिकंदर भारत 19 महीने रहा था। कितने माह रहा? 19 महीने। उसके बाद सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हाइडेस्पस या हाइडे स्पीच या झेलम या बितस्ता का युद्ध। ठीक है, इसी युद्ध के नाम है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट सिकंदर की पत्नी का नाम याद रखना। रेपसोना इसकी पत्नी का नाम था। हाइडे स्पीच का जो युद्ध होता है कब होता है? 325 ईसा पूर्व होता है, जो राजा पुरु अर्थात पंजाब के राजा और सिकंदर के मध्य होता है और इसमें जो परिणाम निकलता है सिकंदर की विजय हो जाती है। हाइडे स्पीच झेलम या बितस्ता के युद्ध में किसकी विजय होती है? तो सिकंदर की विजय होती है और राजा पुरु की सेना हार जाती है और सेना हार जाती है और पूरी तरह से थक जाती है और उसके बाद सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर से इनकार कर देती है। ठीक है, कि अब हम युद्ध करते हुए थक चुके हैं, अब हम जो अपनी सीमा है वो पार नहीं कर सकते या नदी को पार नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार किया था तो बताना ब्यास नदी को पार करने से इनकार किया। सिकंदर के बारे में अन्य जानकारी जो आपको याद रखना है कि गुरु का नाम पूछा जाता है तो इनके गुरु का नाम है अरस्तु। उनकी पुस्तक आती है पॉलिटिक्स। उसके बाद अरस्तु के गुरु का नाम पूछा जाता है तो प्लूटो। इनकी पुस्तक आती है रिपब्लिक और प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात। ये एक चैन है, आपको इसी चैन के आधार से याद रखना है। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु का प्लूटो, प्लूटो का सुकरात। ठीक है, क्रम याद रखना। इनकी पुस्तक अजातशत्रु की पॉलिटिक्स और प्लूटो की रिपब्लिक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दे दिया हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पस का युद्ध कब हुआ तो सन याद रखना 325 ईसा पूर्व। पंजाब के पोरस राजा पुरु और सिकंदर के बीच हुआ, जिसमें किसकी विजय होती है? सिकंदर की विजय होती है। उस समय सिकंदर के थल सेनापति कौन थे तो याद रखना सेल्यूकस निकेटर होता है, जो सिकंदर का उत्तराधिकारी भी बताया जाता है। अगर पूछा है सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन था तो बताना सेल्यूकस निकेटर था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो दिया गया है, जल सेनापति कौन था तो निर्याकस। दोनों से सेनापति याद रखने, थल सेनापति भी और स्थल सेनापति भी। उसके बाद नेक्स्ट सारी व्यवस्था को देखने वाला इनका प्रबंधक कौन था तो बताना प्रबंधक थे फिलिप। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया है एना सिक्रिब्स, ये कौन थे तो याद रखना एना सिक्रिब्स इतिहासकार है और उससे अलग व्यक्ति का नाम याद रखना अरिस्टोबुलस, ये भी इतिहासकार है। एना सिक्रिब्स और अरिस्टोबुलस कौन थे दोनों तो बताना सिकंदर के इतिहासकार है। सिकंदर की प्रिय पुस्तक जिसे अपने पास रखता था हमेशा, उसका नाम है इलियड, जिसके राइटर कौन थे तो इसके राइटर है होमर। तो सिकंदर अपने पास कौन सी पुस्तक रखता था तो याद रखना इलियड नामक पुस्तक रखता था। उससे अलग जो आपको याद रखना है, इसके द्वारा कुछ नवीन शहरों का निर्माण करा गया है, जिसमें क्या है सिकंदरिया, उसके बाद बहुकेफला, बहुकेफला तो ये अपने घोड़े के नाम से कराता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अपने साम्राज्य को जो जीतता है उसे कितने हिस्सों में बांट देता है? 4 हिस्सों में बांट देता है। उसके बाद देखो इसकी मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व। कहां होती है? बेबीलोन, इराक में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है कि अगर पूछा जाए सिकंदर का जन्म कहां हुआ था
तो जन्म हुआ था मकदूनिया में। कहां हुआ था? मकदूनिया में। कहां पर है? यूरोप में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मृत्यु। मृत्यु कहां हुई है? बेबीलोन में। ये कहां है? एशिया में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार इसका कहां हुआ है? तो अंतिम संस्कार हुआ उसका सिकंदरिया में। सिकंदरिया में अंतिम संस्कार होता है। और ये कहां है? ये अफ्रीका में है। तो अब आपको जो समझना है, देखो, ऐसा व्यक्ति सिकंदर एकमात्र पूरे दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म कहां हुआ? अलग महाद्वीप में, मृत्यु हुई अलग महाद्वीप में, और अंतिम संस्कार हुआ अलग महाद्वीप में। और ये तीनों पॉइंट पूछे जाते हैं। आप इसे याद रख लेना MBS के नाम से। MBS, जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार। मकदूनिया, बेबीलोन और सिकंदरिया। ठीक है, पूछा जाता अंतिम संस्कार अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि जिस समय इसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु जो होती है इसकी कारण होता है मलेरिया का। किस कारण होती है? सिकंदर की मृत्यु मलेरिया के कारण होता है। जब ये मरने वाला होता है तो अब ये अपने सभी सेनापतियों और अपने जो भी गुरु थे उनसे कहता है कि आप एक काम करना कि मेरी सब यात्रा निकालना, कि जब मैं मर जाऊं मेरी सब यात्रा निकालना और मेरे हाथ बाहर कर देना और खुले हाथ कर देना, और ये कहना दुनिया से कि सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जा रहा है। तो जब इसकी सब यात्रा निकाली जाती है तो सब यात्रा का अंतिम पड़ाव है इसका ये सिकंदरिया, जो इसी के नाम से है। यहीं पे इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार ऐसा व्यक्ति अलग अलग देश नहीं अलग अलग महाद्वीपों में हुआ है। और किस कारण मृत्यु हुई थी? तो मलेरिया के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ब्यास नदी से पार आने के लिए इसकी सेना मना कर देती क्योंकि थक चुकी होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, सिकंदर के बाद हम पढ़ने वाले हैं अपना मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे हम पूरा व्यवस्थित रूप से, मौर्य साम्राज्य के सभी शासक। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो अखंड भारत का पहला शासक बनता है, उसके बाद उसके पुत्र बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद अंतिम शासक बृहदत्त। तो सभी के बारे में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो हम पढ़ते हैं जैन धर्म के सबसे बड़े शासक हुए, उसके बाद बिंदुसार जो आजीवक संप्रदाय के थे, और अशोक जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े शासक हुए, और अंतिम शासक बृहदत्त के बारे में। तो यहीं से बन जाते हैं सब कुछ क्वेश्चन कि अगर पूछा जाए जैन धर्म का सबसे बड़ा शासक तो बताना चंद्रगुप्त मौर्य, और इसी का पोता अशोक आगे चल के बनता है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शासक। तो एक ही वंश में अर्थात मौर्य वंश में जैन धर्म का सबसे बड़ा शासक है और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शासक है। तो यही पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, इससे पीछे की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और वीडियो में मौर्य वंश के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।